नगरोटा आतंकी साजिश पर बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। न्यूज 18 के शैलेंद्र वांगू की खबर है कि नगरोटा में हुई मुठभेड़ में मारे गए पाकिस्तानी आतंकी कश्मीर चुनाव से पहले राजनीतिक नेताओं को निशाना बनाने के इरादे से भारतीय सीमा में दाखिल हुए थे। और खबर यह भी है कि चुनाव के दौरान कश्मीर को दहलाने की यह साजिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने तैयार की थी। और इस आतंकी हमले की साजिश पिछले दिनों पाकिस्तान के बहावलपुर में ISI और जैश के आतंकियों में हुई बैठक के बीच तैयार की गई थी। और ये इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर है। शैलेंद्र वांगू की इस खबर के मुताबिक जम्मू कश्मीर के चुनाव में दहशत पैदा करने के लिए एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, जो अब जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक किस तरह की और योजना पाकिस्तान में बैठकर बनाई गई थी? देखिए, इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो ये तैयारी की गई थी, ये सीमा पार इसकी प्लानिंग की गई थी कि किस तरह से कश्मीर में होने वाले DDC चुनाव को निशाना बनाया जाए और चुनाव से पहले जो भी वहां पर राजनेता है उन पर बड़ा हमला किया जाए। ऐसा हमला किया जाए जो 26/11 मुंबई हमलों की याद दिला दे। आपको बता दें, जो फैक्ट्स सामने आ रहे हैं हमारे सूत्रों के हवाले से, उसमें यह साफ हो गया है कि इस आतंकी हमले के पीछे जैश का ही हाथ है। इसके 3 मुख्य प्रमाण हैं। पहला ये कि जो घुसपैठ हुई थी वो रात के अंधेरे में हुई थी, जो कि जैश का सिग्नेचर है। दूसरी अहम बात कि एक AK-47 राइफल जो मिली है उसके ऊपर JEM यानी जैश ए मोहम्मद लिखा हुआ है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो पुलवामा में धमाका हुआ था, जो पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था, उसमें जो RDX यूज़ हुआ है, उसमें जो विस्फोटक यूज़ हुआ है, कुछ वैसा ही विस्फोटक यहाँ नगरोटा से भी रिकवर हुआ है 7.5 किलो का। तो जाहिर तौर पर जैश का क्लियर सिग्नेचर इसके ऊपर है। और दूसरी अहम बात यह है कि ये आतंकी हमला कश्मीर में चुनाव से पहले कराया जा रहा था। एक और अहम बात यह भी, जो रिकवरीज हुई है उनके पास से कुछ दवाइयाँ बरामद हुई हैं, पेन किलर्स बरामद हुए हैं जो पाकिस्तान मेड है। और माना यह जा रहा है कि इस तरह की तैयारी थी कि अगर वो जख्मी भी हो जाते किसी आतंकी हमले के दौरान तो आखिरी सांस तक भी वो लड़ने के लिए तैयारी कर आए थे। तो जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा हमला जो भारत ने फिलहाल अवॉइड कर दिया है। भारतीय जो फोर्सेज हैं उन्होंने एक बड़े हमले को होने से रोक दिया। तो जो बड़ी खबर आप दे रहे हैं कि कई नेता भी इन आतंकियों के निशाने पर थे। अनुराग ढांडा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, ऐसे में कि अगर नेताओं को निशाना बनाने की भी इनकी तैयारी थी, जो सबूत अब मिले हैं, उसके बाद किस तरह के कदम भारत की ओर से उठाए जा सकते हैं? देखिए, भारत की तरफ से ऑलरेडी पाकिस्तान के उच्चायुक्त को बुला करके तलब करके अपनी नाराजगी जाहिर की गई और उसमें क्लियर तौर पर यह कहा गया है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डिसरप्ट करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई है, जिसके कि पुख्ता सबूत भारत के पास है। तो वो इन तमाम चीजों की तरफ ही इशारा करता है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस फिलहाल DDC के इलेक्शन वहां पर होने वाले हैं, जिसकी तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। और वो अभी आप अगर देखें तो 28 को उसका पहले फेज की वोटिंग होनी है। तो उस लिहाज से अगर देखें तो जो तमाम उम्मीदवार हैं उनकी सुरक्षा को लेकर तमाम सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही सतर्क हैं। और इस तरीके की साजिश सामने आई, इसलिए पाकिस्तान को सीधे तौर पर कम्युनिकेट किया जा रहा है भारत की तरफ से कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, भारत का जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, अगर आप उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे तो भारत उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो भारत की तरफ से तो बहुत साफ लफ्जों में पाकिस्तान को पूरी साजिश बेनकाब करके एक तरीके से उनके सारे पत्ते खोल के उनके सामने रख दिए गए जी। और साफ साफ चेतावनी भी अब पाकिस्तान को दे दी गई है, क्योंकि जम्मू के पास नगरोटा में एक दिन पहले हुई मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों को पाकिस्तान से सीधे सीधे दिशा निर्देश मिल रहे थे। और यह जानकारी तब पता चली है जब सुरक्षा बल के जवानों के हाथ इन आतंकियों के फोन लगे हैं, जिसमें पाकिस्तान से कई SMS भेजे गए और पल पल की जानकारी भी उनसे ली जा रही थी। ये चारों आतंकी कहां पहुंचे हैं, इसके बारे में SMS करके उनसे लगातार पूछा जा रहा था। और खबर तो यह भी है कि पाकिस्तान में बैठे जैश ए मोहम्मद के आतंकी रूफ असगर की तरफ से ये दिशा निर्देश इन आतंकियों को दिए जा रहे थे। शैलेंद्र वांगू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, अगर इस तरह की जानकारी मिल रही है कि वो पाकिस्तान में बैठे हैंडलर के लगातार संपर्क में थे और फोन के जरिए जो जानकारी मिल पा रही है, वो कितने बड़े सबूत माने जा सकते हैं इसमें, और किस तरह के इरादे इससे पता चले? देखिए, जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ा सबूत है और ये याद दिलाता है 26/11 मुंबई हमलों की, कि जब 10 आतंकी मुंबई में जिन्होंने आतंक मचाया हुआ था और कई जगह हमले किए गए थे एक साथ,
तो उनको भी कहीं ना कहीं लगातार उनके हैंडलर मैसेज कर रहे थे, उनको बता रहे थे कि कैसे कहाँ उनको अटैक करना है। कुछ वैसे ही मैसेजेस इस बार भी देखने को मिले हैं। हालांकि मुंबई हमला लश्कर ने किया था, लेकिन यहाँ पर जैश के जो सरगना है, जैश के जो हैंडलर्स हैं, वो लगातार संपर्क में बने हुए थे इन आतंकियों के। और जो इसकी पूरी साजिश की जो शुरुआत है वो बहावलपुर में एक हुई मीटिंग में हुई थी, जिसमें ISI और जो जैश के आतंकी है वो उसमें शामिल हुए थे। उसके बाद ये तय किया गया था कि इस तरह के हमले को अंजाम दिया जाना चाहिए। तो ये पूरी साजिश पाकिस्तान में बैठकर तैयार हुई। फिलहाल अनुराग और शैलन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश का सरगना मसूद अजहर भारत में हमले करवाने और आतंकियों की फौज तैयार करने के लिए कुख्यात है। नगरोटा में उसके जिन आतंकियों की मौत की नींद सुलाया गया है, उनके पास से कराची में बनी दवाइयां, पिस्तौल, AK-47 राइफल, RDX भी बरामद हुआ है। इससे पता चलता है कि इस बार मसूद का मंसूबा पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक था। हालांकि सुरक्षा बल को मसूद की इस साजिश के बारे में पहले से ही पता लग गया। पाकिस्तान की आतंक नीति पर प्रहार। पाकिस्तान में बैठे आतंकी लगातार भारत को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में आतंकी वारदात को अंजाम देकर ये खौफ का माहौल तैयार करना चाहते हैं। पाकिस्तान सेना और ISI के इशारे पर आतंकी तंजीमें घाटी में खून की होली खेलना चाहती हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार पाकिस्तानी सेना सीज फायर का उल्लंघन कर रही है। पाकिस्तानी सेना बिना किसी उकसावे के बॉर्डर पर गोलाबारी कर रही है। सेना की चौकियों के साथ लोगों के घरों को निशाना बनाकर गोले दागे जा रहे हैं, ताकि गोलाबारी की आड़ में आतंकियों को भारत में दाखिल कराया जा सके। नगरोटा एनकाउंटर में मारे गए आतंकी भी इसी तरह भारत में दाखिल हुए थे। दरअसल भारतीय सेना के मजबूत एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड के चलते पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ नहीं करवा पा रहा है। इसी के चलते हथियारों की खेप भी सीमा के इस पार आतंकियों तक पहुंचाने में पाकिस्तान को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल ISI ने पहले ही तमाम आतंकी संगठनों को ये अल्टीमेटम दे दिया है कि बर्फबारी से पहले किसी भी तरह से हथियारों के साथ आतंकियों की घुसपैठ कराई जाए, क्योंकि बर्फबारी शुरू होने के बाद आतंकियों की घुसपैठ कराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। भारतीय सेना को इस बात का बखूबी इल्म है कि पाकिस्तान अपने पालतू आतंकियों को भारत में किसी भी कीमत पर दाखिल कराना चाहता है। लिहाजा सेना ने चौतरफा घेराबंदी कर रखी है। सीमा पर मुस्तैदी के साथ खुफिया एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट हैं। स्थानीय पुलिस की मदद से सेना आतंकियों की हर मूवमेंट की जानकारी रखे हुए है। यही नहीं, जिस तरह नगरोटा में आतंकियों की साजिश को नाकाम किया गया, उसी तरह आतंकियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारने का मिशन भी जारी है। आपको बता दें, ऑपरेशन ऑल आउट के तहत इस साल अब तक 211 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है, जबकि पाकिस्तान ने आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए इस साल अब तक 4137 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। पिछले कुछ दिन से पाकिस्तान बहुत ट्राई कर रहा है इन्फिल्ट्रेशन कराने के लिए, और इलेक्शन जो होने वाला है जिसकी तैयारी चल रही है ऑलरेडी, डिस्टर्ब करने के लिए। इस कॉन्टेस्ट में जम्मू पुलिस सिक्योरिटी फोर्स ने मिलकर बहुत सारा काम वहाँ पर किया है। चारों जो पाकिस्तानी को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इलेक्शन पूरी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। JNK पुलिस सिक्योरिटी फोर्स के साथ पूरी तैयार है। हम लोग कैंडिडेट को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। कल से कैंडिडेट लोग अपने फील्ड में जाके कैंपेनिंग करना शुरू कर दिया है। कोई डरने की बात नहीं है। जम्मू कश्मीर में 28 दिसंबर से 8 चरणों में जिला विकास परिषद के चुनाव होने हैं, लेकिन पाकिस्तान आतंकियों के बूते इन चुनावों में खलल डालना चाहता है। यही वजह है कि उसने सांबा से आतंकियों की घुसपैठ कराई और उन्हें हथियारों के साथ घाटी की ओर भेजा। हालांकि उसकी ये चाल नाकाम हो गई, लेकिन खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक LOC के पास अब भी 250 से 300 आतंकी भारत में घुसपैठ के लिए तैयार हैं। इन आतंकियों को बड़ा हमला करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। जैश, लश्कर और हिज़्ब से जुड़े ये आतंकी आत्मघाती हमले करने के लिए भी ट्रेन किए गए हैं, लेकिन POK में मौजूद आतंकी कैंपों और वहां से हो रही हर हलचल की जानकारी भारतीय सेना को है। सेना घुसपैठ की किसी भी कोशिश को नाकाम करने के लिए हाई अलर्ट पर है।
हर एक बार हर एक सीनियर अफसर ने बता चुके आप लोगों को, बीएसएफ साइड से, आर्मी के साइड से, कि लगभग 200 से 250 मिलिटेंट तैयार आने के लिए, लेकिन इसलिए सिक्योरिटी फोर्स पूरे मुस्तैद है। आप देखे होंगे पिछले बार जब LOC पे फायरिंग हुई थी और प्रयास यही था पाकिस्तान का कि इन्फिल्ट्रेट कराने के लिए, लेकिन हमारे सिक्योरिटी फोर्स आर्मी पूरी तैयार है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। पाकिस्तान का बहावलपुर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का गढ़ है, लिहाजा पाकिस्तान के आतंकी संगठन पंजाब और जम्मू की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ज्यादा घुसपैठ करने की फिराक में है। लेकिन भारतीय सेना मुस्तैद है और आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने के ब्लूप्रिंट पर काम कर रही है। आपको बता दें कि नगरोटा के बंटोल प्लाजा पर इसी साल 30 जनवरी को 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। 28 अगस्त 2020 को बीएसएफ ने सांबा इलाके में पाकिस्तान की घुसपैठ के लिए बनाए गए टनल का पर्दाफाश किया था। 8 सितंबर 2020 को बंटोल प्लाजा से ही हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था, जबकि 23 सितंबर को भी कुछ हथियार बरामद किए गए थे। हमारे सुरक्षा बल सतर्क हैं और पूरी हिम्मत के साथ काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के खिलाफ एक बेहतरीन काम हो रहा है, चाहे वो बीएसएफ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, हमारी आर्मी हो। जो भी मिलिटेंट यहाँ पर घुसपैठ करके आते हैं उनको जल्द ही मार गिराया जाता है। आज जो नगरोटा में हुआ वो इसका एक उदाहरण है। सुबह 4 बजे जो मुझे जानकारी मिली कि यहाँ पर इनकाउंटर चल रहा है और सभी 4 मिलिटेंट से यहाँ पर मार गिराए हैं। मैं सुरक्षा बलों को सलाम करता हूँ। जम्मू कश्मीर में पहली बार डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं। वोटिंग 28 नवंबर से 19 दिसंबर तक होगी। 22 दिसंबर को नतीजों का ऐलान किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान परस्त आतंकी इन चुनावों में बाधा डालना चाहते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान की सेना और ISI ने मसूद अजहर को इस दौरान हमले करने का हुक्म दिया है। तो सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मसूद अजहर ने हमलों की जिम्मेदारी अपने भाई रऊफ लाला को सौंपी है। रऊफ कुछ दिनों से जम्मू के सांबा और हीरानगर सेक्टर के उस पार पाकिस्तान के शकरगढ़ इलाके में देखा गया था। वो इसी साल 31 जनवरी को आतंकियों की घुसपैठ कराने और मुठभेड़ के पीछे का मास्टरमाइंड था। तब भी सुरक्षा बलों ने आतंकियों को बंटोल प्लाजा के पास घेर कर मार गिराया था। सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट हैं, जिसका नजारा सिर्फ नगरोटा में ही नहीं बल्कि पुलवामा में भी नजर आया। यहाँ भी आतंकियों की खबर मिलने पर पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने ऑपरेशन चलाया। हालांकि इस ऑपरेशन में बाधा डालने के लिए कुछ स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए और रास्ता बंद करने की कोशिश की। इन लोगों ने सुरक्षा बल पर पत्थर भी बरसाए। 2-3 साइड से पत्थरबाजी हुई यहाँ पे। और ये जो रोड है ये मेन रोड पुलवामा का है और यहाँ से ही सुरक्षा बल आते हैं, चाहे वो आर्मी हो, पुलिस हो या CRPF हो, उनकी गाड़ियाँ चलती हैं और यहाँ पे बाधा डालने की कोशिश की गई। मेन रोड पे पत्थर फेंके गए और वहाँ पे ब्लॉक भी कर दिया गया रोड को, और हालांकि अभी इस वक्त रोड खोल दिया गया। पाकिस्तान की आतंक निरोधी अदालत ने टेरर फंडिंग के मामले में मुंबई बम धमाकों के मास्टरमाइंड और कुख्यात आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज मोहम्मद सईद को 10.5 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जफर इकबाल और याह्या मुजाहिद को 10-10 साल की सजा सुनाई है, जबकि अब्दुल रहमान मक्की को 6 महीने की सजा सुनाई है। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि हाफिज की संपत्तियों को जब्त कर लिया जाए, लेकिन यह तो सिर्फ पाकिस्तान का ढोंग है, क्योंकि एक तरफ तो वो कार्रवाई का स्वांग रचता है और दूसरी तरफ मसूद अजहर जैसे आतंकियों के जरिए भारत को दहलाने की कोशिश करता है। लिहाजा अब भारत आतंकिस्तान पर आखिरी प्रहार की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है कि पाकिस्तान की नगरोटा आतंकी साजिश पर भारत ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में पाकिस्तान के राजनयिक को तलब किया है और कड़ा ऐतराज जताया है। भारत ने 2 टूक कह दिया है कि पाकिस्तान आतंकी संगठनों को मदद देना बंद करें। नगरोटा में हुई मुठभेड़ में पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश के 4 आतंकी मार गिराए गए थे और ऐसे में जबकि उनके मोबाइल फोन भी जब्त हुए, जिन्हें पाकिस्तान से लगातार संदेश मिल रहे थे, उनसे पूछा जा रहा था कि अब वो कहां तक पहुंच पाए हैं और कई और अहम खुलासे हुए हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने नगरोटा आतंकी साजिश का मकसद जम्मू कश्मीर में जल्द होने वाले चुनाव के दौरान दहशत पैदा करना बताया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनरल वीके सिंह, उनसे बात करते हैं। सर, पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है, अब तो बर्फबारी भी हो गई है तो जाहिर सी बात है पासेस बंद हो गए हैं, ऊपर के इन्फिल्ट्रेशन कम होगा, लेकिन
जो इंटरनली जो है वो डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह नगरोटा में हम लोगों ने देखा, क्या अभी भी नेफोरियस डिज़ाइन जो है पाकिस्तान के दिमाग में अभी भी चल रहा है? पाकिस्तान 90 के दशक से बहुत सारी कोशिशें कर रहा है और हम हमेशा यही कहते हैं कि हम परोक्ष युद्ध का सामना कर रहे हैं। खासकर जब भी जम्मू और कश्मीर के अंदर चुनाव होते हैं, उसकी गतिविधियां तेज़ हो जाती हैं। आतंकवादी ज़्यादा आते हैं, दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं, वोटर्स को डराने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि ये चुनाव जो हैं सफल ना हो। डीडीसी के चुनाव होने वाले हैं, उसके अंदर दहशतगर्दी फैलाना, आतंक फैलाना, लोगों को परेशान करना, व्यवधान डालना, ये उनका मकसद था। पाकिस्तान की नापाक कोशिश एक बार फिर नाकाम हुई है। बावजूद इसके वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है और पाकिस्तान की गोलाबारी में ऐसे में भारत का एक जवान भी शहीद हो गया है। पाकिस्तान की फायरिंग में जम्मू कश्मीर के नौशेरा में भारतीय सेना का एक जवान शहीद हुआ है। भारतीय सेना की चौकियों पर पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार दागे जा रहे थे। इधर खबर दिल्ली समेत देश के कई शहरों में कोरोना के केस बढ़ने पर राज्य सरकारें अब सख्ती दिखा रही है। दिल्ली में मास्क न पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर लोगों पर 2000 रुपए का जुर्माना वसूला जा रहा है, चालान काटा जा रहा है। वहीं मुंबई में भी मास्क न लगाने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। मुंबई और ठाणे में स्कूल भी 31 दिसंबर तक बंद कर दिए गए हैं। गुजरात के अहमदाबाद में सोमवार तक कर्फ्यू लगाया गया है। मध्य प्रदेश के 5 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालांकि गोवा के पणजी में 10वीं और 12वीं तक के स्कूल आज से खोल दिए गए। दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ने के बाद नियमों में सख्ती बरती जा रही है। दिल्ली में कोरोना से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 2000 रुपए का चालान भी काटा जा रहा है। दिल्ली में नियम तोड़ने पर गाजीपुर मंडी के पास में भी गाड़ी वालों का चालान काटा गया है। दिल्ली में पिछले कई दिनों से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 दिनों पहले ही संकेत दे दिए थे कि बाजारों में बढ़ती भीड़ की वजह से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर अब सख्ती बरती जा सकती है। और इसी तरह से अब सख्ती बरती भी जा रही है और गाजीपुर मंडी के पास गाड़ियों को रोका जा रहा है और जो भी नियमों का उल्लंघन कर रहा है उनसे लगातार जुर्माना वसूला भी जा रहा है। मास्क न पहनने पर भी सख्ती बरती जा रही है। मास्क न पहनने पर अब दिल्ली में 2000 रुपए जुर्माना वसूला जा रहा है। क्वारंटीन के नियम तोड़ने पर भी जुर्माना वसूला जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की लगातार हिदायत भी दी जा रही है। तो वहीं कोरोना के केस बढ़ने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली की तुलना चीन से की है। त्रिवेंद्र रावत ने दिल्ली के केस बढ़ने पर हैरानी जताई। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जिस तरह से चीन से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला, उसी तरह कोरोना दिल्ली से उत्तराखंड की तरफ बढ़ता जा रहा है। उन्होंने दिल्ली आने जाने वाले लोगों से विशेष सावधानी बरतने की भी बात कही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं और विशेषकर दिल्ली से जो लोग आ रहे हैं, दिल्ली इस समय जैसे चाइना से कोरोना वायरस दुनिया में गया, ऐसे ही दिल्ली से आज कोरोना पेशेंट, कोरोना वायरस आज उत्तराखंड की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली में जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। एक उत्तराखंड के सीएम ने जो कहा है उस पर भी एक रिएक्शन चाहेंगे। उन्होंने कहा कि चीन की तरह दिल्ली से वायरस फैला उत्तराखंड में, जैसे चीन से दुनिया भर में फैला। इस पर क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बुरी हालत में हैं, उनकी ओर ध्यान दें। जितना समय वो इस बात पे लगा रहे हैं दिल्ली को दोष देने पे, उतना समय वो और उतनी ऊर्जा वो उसमें लगाएं कि उत्तराखंड के अस्पतालों में बेड बढ़ाएं, आईसीयू बढ़ाएं। सिर्फ दिल्ली उत्तराखंड नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के भी कई शहरों में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने रात में कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में रात को कर्फ्यू लगा दिया गया है। इन शहरों में पिछले 7 दिनों से कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती रही और इसके बाद ये फैसला लिया गया है, जिसकी शुरुआत आज रात 10 बजे से होगी और सुबह 10 बजे तक यहां कर्फ्यू जारी रहेगा। इस दौरान सामान लाने ले जाने वाले ट्रकों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारियों को छूट मिलेगी। तो वहीं दूसरी ओर आज ही
क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक भी होगी, जिसमें शादी और दूसरे कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या पर भी फैसला लिया जाएगा। गुजरात में कई शहरों में नाइट कर्फ्यू के बीच प्रशासन ने कोरोना के टेस्ट पर भी जोर देना शुरू कर दिया है। अहमदाबाद में कर्फ्यू के बीच भोपाल इलाके में भी कोरोना टेस्ट के लिए नगर निगम की ओर से लगाए गए कैंप में लोगों की लंबी लंबी कतार देखी गई। वहीं सूरत में भी बाहर से आने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से वहां भी लंबी कतारें लोगों की दिखाई दी है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना केस बढ़ने के बाद सरकार सख्ती दिखा रही है। वहां पर गाजियाबाद में मास्क न पहनने पर गाड़ी में बैठे एक शख्स पर 2000 रुपए का चालान काटा गया है। गाड़ी में बैठे शख्स ने बताया कि मास्क कुछ देर के लिए हटाया था, जिसके बाद उसका चालान काट दिया गया है। एक और कोरोना की रोकथाम के लिए गुजरात के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू और अहमदाबाद में 58 घंटे का कर्फ्यू लगाया गया। तो वहीं बोटाद जिले में कोरोना के नियमों की अनदेखी की तस्वीर भी सामने आई है, जहां गड्ढा सीट पर विधानसभा उपचुनाव जीते बीजेपी विधायक के स्वागत समारोह में लोग कोरोना नियमों से बेपरवाह नजर आए। और यह सब तब हुआ जब इस कार्यक्रम में गुजरात सरकार के मंत्री गणपत वसावा भी खुद मौजूद थे। इधर दिल्ली में कोरोना नियमों की अनदेखी पर पुलिस ने सख्ती दिखानी भी शुरू कर दी है। दिल्ली पंजाब बॉर्डर पर भी इसका असर दिखाई दिया है, जहां पुलिस ने पहले तो पंजाब से आ रही बारात की एक कार को रोककर मास्क न लगाने के लिए दूल्हे और दूसरे लोगों का चालान काट दिया। और इसके बाद पुलिस ने एक बस की भी चेकिंग की और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अनदेखी करने के आरोप में 2000 रुपए का चालान उनका भी काट दिया गया। और एक बड़ी खबर इस वक्त की, फिल्म इंडस्ट्री के ड्रग्स कनेक्शन पर मुंबई से यह बड़ी खबर आ रही है। एनसीबी ने मुंबई के अंधेरी इलाके में कॉमेडियन भारती सिंह के घर पर छापेमारी की है और वहां से ड्रग्स मिलने के दावे भी किए हैं। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की खबर के मुताबिक आज सुबह एनसीबी की टीम ने भारती के घर पर छापा मारा है और इसके बाद भारती और उसके पति हर्ष को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है। एनसीबी की टीम पिछले कई घंटों से दोनों से पूछताछ में जुटी हुई है। एनसीबी ने भारती के घर से मोबाइल फोन, लैपटॉप और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी जब्त कर लिए हैं और तफ्तीश लगातार जारी है। आपके पर आरोप लगे क्या? अरे नहीं है, तो किसने आपको पूछते यहाँ पे लाए? भारती बताते हैं भारती। तो आपके घर में जो बरामद है वो कहाँ से है फिर भारती? भारत भर में सैकड़ों शहर स्वच्छता के बुनियादी ढांचे और कचरे के बढ़ते ढेर जैसे मुद्दों से जूझते नजर आ रहे हैं। ऐसे में शहर आंध्र प्रदेश के वारंगल से प्रेरणा ले सकते हैं, जो आशा और सशक्तिकरण का एक मॉडल बन गया है। There were no bathrooms here. This is how we came up with a city sanitation model, a model that cuts across every aspect of sanitation value chain. The next step that Warangal did, and this is applicable for any city for that matter, is to identify locations where these facilities are needed, and that's where we need certain amount of research. We need to understand the footfall data, and that's what we did. We went through a completely different model vis-a-vis many other cities. We used to go for public-private partnership format. अपाहिज लोग रहते हैं, उनके लिए रैंप डाला है और सेपरेट लेडीज के लिए एंट्रेंस है, सोप और हैंड वॉश, डस्टबिन और नैपकिन्स, ऐसा बहुत कुछ अच्छा सुविधा किया है। No, anywhere we can go, there are bathrooms there. Having made available public toilets, the big challenge was to make individual household toilets available in a seamless way. Number that was initiated by the municipality earlier, but people are not aware of it. So what ASCII with the support of municipality has done is we have carried out a campaign on the number, so the citizen, any citizen doesn't have a toilet can make a call. Citizens have to build either septic tanks or leach pits. These containments have to be well designed in order to ensure that the containment do not cause pollution in the neighborhood. In one zone,
a fecal sludge treatment plant is conceptualized, which is based on the biological treatment and leading to clean water as well as fertilizer production. The other plant, which is coming in the other half of the city, is based on biomethanation, which is treating both municipal solid waste as well as the fecal waste. And this biomethanation has a commercial value, and that's why the city chose to opt for public-private partnership.